हेलो, स्वागत है आपका चैनल सरल ऑनलाइन पर। तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 का अध्याय 8 बल तथा गति के नियम। इसके एनसीईआरटी के अभ्यास के प्रश्नों के हल करेंगे। एक ही वीडियो में हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आपको अच्छे से समझ आएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें है, यदि कोई वस्तु बाह्य असंतुलित बल का अनुभव करती है, ठीक है, तो कोई वस्तु क्या है आपका बाह्य असंतुलित बल का अनुभव करती है, तो क्या किसी भी वस्तु के लिए शून्य वेग से गति करना संभव है? यदि हाँ, तो वह वस्तु के वेग के परिमाण एवं दिशा पर लगने वाली शर्तों का उल्लंघन करे। यदि नहीं, तो कारण स्पष्ट करना है। तो चलिए, तो पहले समझते हैं कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ये क्या बोल रहा है कि कोई वस्तु बाह्य असंतुलित बल, जैसे कि कोई एक वस्तु है, इस पे कुल नेट बल लग रहा है शून्य। हो सकता है कि कोई भी बल ना लग रहा हो सकता है बल ऐसे लग रहा हो कि यहां से भी बल लग रहा है आपका, यहां से भी बल लग रहा है, और यहां से भी 10 न्यूटन लग गया, यहां से भी 10 न्यूटन लग गया, तो नेट फोर्स यानी कि कुल बल कितना हो गया? शून्य हो गया। इसकी ये बात कर रहा है। तो अब ये बोल रहा है कि क्या किसी वस्तु भी अगर उस पे बाह्य बल शून्य लग रहा है, तो क्या यह हो सकता है कि यह कुछ वेग से चल रहा हो, मतलब अशून्य वेग हो, मतलब कुछ वेग से चल रहा हो। तो देखिए, बल का काम क्या है? अगर किसी वस्तु पर असंतुलित बल लग रहा है, ठीक है, असंतुलित बल अगर लग रहा है, तो ये क्या करता है? तो ये वेग में परिवर्तन करता है, ठीक है, वेग में परिवर्तन करेगा आपका, ये वेग में परिवर्तन करेगा। तो अब यहां पर जो है बल लग तो रहा है, हो सकता है लग रहा है, हो सकता है नहीं लग रहा है, पर लग भी रहा है तो उसका टोटल कितना है? ये 0 है। नेट फोर्स आपका कितना है? 0 है। तो अब फोर्स का काम है वेग में परिवर्तन करना। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि ये वस्तु किसी निश्चित वेग से चल रही है, जैसे 20 मीटर पर सेकंड से चल रही है, तो ये 20 मीटर पर सेकंड से चलती ही रहेगी, न इसका वेग बढ़ेगा न इसका वेग कम होगा। तो समझ आया? तो हाँ, अगर किसी वस्तु पर अगर आपका नेट फोर्स 0 है, तो वह हो सकता है कि किसी वेग से चल रही हो। समझ आई बात? अगला सवाल अब इसमें है कि जब किसी छड़ से एक दरी को पीटा जाता है, ठीक है, एक छड़ से क्या कर रहे हैं, ये एक दरी को दरी मतलब कारपेट, तो धूल के कण बाहर आ जाते हैं। स्पष्ट करें कि क्यों धूल के कण बाहर आ जाते हैं। तो यहां पर क्या बोला गया है कि अब हमारे पास एक ये दरी है इस तरह से, और इसमें धूल के कण है बहुत सारे। तो जब इसको पीटा जाता है डंडे से, तो क्या होता है कि अब जैसे ही, अगर हम पहले की बात करें, जब इसको पीटा नहीं गया था, उससे पहले आपके धूल के कण और ये दरी दोनों क्या थे? स्थिर अवस्था में थे, दोनों स्थिर अवस्था में थे। तो अब जैसे ही दरी को पीटा जाता है, तो दरी क्या होता है? गति में आ जाती है, पर कण अभी भी वो उनके पास जड़त्व है, स्थिर रहने का जड़त्व, ठीक है, इनर्शिया जिसको बोलते हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। तो जड़त्व के कारण, जड़त्व है किनके पास? धूल के कणों के पास, तो वह अपनी जगह पे ही रहना चाहते हैं। तो दरी तो इससे दूर चली गई, जैसे धूल कण और दरी पहले दोनों साथ में थे, जैसे ही डंडे से मारा गया तो दरी पीछे की तरफ चली गई, धूल कण वहीं रह गया, और हवा से धूल कण फिर बाहर उड़ गया या नीचे गिर गया। तो ये होता है। तो इसमें कारण क्या है आपका? जड़त्व। तो इस तरह से हम इसका उत्तर लिख सकते हैं। तो यहां पर प्रारंभ में आपका दरी तथा धूल के कण विराम अवस्था में होते हैं। जब उन्हें किसी छड़ी से पीटा जाता है, तो दरी में कंपन की गति होने लगती है, परंतु धूल कण विराम की अवस्था में रहेंगे, और अतः विराम जड़त्व के कारण धूल कण अपनी अवस्था में वहीं पर टिके रहेंगे, और चाहते हैं, जबकि दरी या कारपेट गति में होती है, जिसके परिणाम स्वरूप धूल के कण बाहर निकल जाते हैं। आसान।
अगला सवाल, बस की छत पर रखे सामान को रस्सी से क्यों बांधा जाता है? तो ये भी उसी तरह का प्रश्न है। तो देखिए, इस तरह से यहां पर बस है, ठीक है। तो अब हम ये बस को पीछे से देख रहे हैं, ठीक है, ये बस पीछे से देख रहे हैं और ये टायर आपको कुछ ऐसे दिखेंगे, मतलब ये बस आगे की तरफ ऐसे जा रही है रोड में। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे, आप पीछे से देख रहे हो, दो टायर दिख रहे हैं आपको और सीधे बस आगे जा रही है, इस तरह से कुछ है। तो अब यहाँ पर जो है सामान जो है ये छत पे रखा जाता है, ठीक है। तो अब मान लो कि बस जब सीधे सीधे आगे की तरफ जा रही है आपकी, तो ये जो सामान है इसका जड़त्व भी अभी उस दिशा में, देखो जड़त्व क्या होता है, स्थिर का जड़त्व होता है, दिशा का जड़त्व होता है कि एक ही दिशा में चलते रहे, वो उसका जड़त्व है, मतलब वो चाहता है कि वो उसी दिशा में चलता रहे। तो अब क्या होगा, जब बस सीधे सीधे जा रही है तो यह जो सामान है यह भी एकदम सीधे सीधे जा रहा है। तो अब जैसे ही बस यहां से मुड़ेगी तो बस का जड़त्व बदलेगा, तो बस क्या करेगी, इसके जड़त्व को भी बदलना चाहेगी, मतलब इसकी दिशा को भी बदलना चाहेगी, पर यह नहीं चाहता है कि इसकी दिशा बदले। तो जब बस इधर की तरफ मुड़ती है तो यह सामान अपनी ही जगह बना रहता है, तो जिसकी वजह से अगर बस इधर आती है तो सामान इधर को हमको लगता है कि ये खिसक गया, जबकि सामान अपनी जगह ही है, बस दूसरी तरफ आ गई है। तो यहां पर भी आपका क्या हो रहा है, जड़त्व के कारण, इसीलिए उसको बांध दिया जाता है ताकि जहां बस घूमे तो ये उसी तरफ जाए, दूसरी तरफ ना गिरे। तो अब इसको हम लिख सकते हैं अपनी भाषा में, तो इस तरह से हम इसका उत्तर लिख सकते हैं। तो यहां पर जब बस की छत में रखे सामान को रस्सी से इसलिए बांधा जाता है ताकि अचानक ब्रेक लगने पर तथा बस के अचानक खुलने की स्थिति में सामान पीछे की ओर, नीचे तथा आगे की ओर न झुक जाए। अब दोनों स्थिति हो सकती हैं, ये भी हो सकता है, जैसे एक तो हमने मुड़ने वाली स्थिति बताई, तो जैसे बस में ब्रेक लग गया तो बस रुकेगी, पर उसमें जो ऊपर सामान रखा हुआ है वो चलता ही रहेगा, वो उसका जड़त्व है आगे चलने का, तो इसलिए हो सकता है कि वो आगे भी गिर सकता है। और दूसरा, बस के मुड़ने की स्थिति में सामान किनारे की ओर गिर सकता है। तो यहां पर आपका क्या है, जड़त्व, कारण इसके पीछे जड़त्व है। अगला प्रश्न करते हैं। तो अब अगला प्रश्न है आपका, किसी बल्लेबाज द्वारा क्रिकेट की गेंद को मारने पर गेंद जमीन पर लुढ़कती है, कुछ दूरी के पश्चात गेंद रुक जाती है, तो गेंद के रुकने के लिए धीमी होती है क्योंकि, मतलब उसने गेंद को मारा, जमीन पे लुढ़कते हुए कुछ दूर के बाद रुक जाती है, क्यों रुकती है? पहला है, बल्लेबाज ने गेंद को पर्याप्त प्रयास से हिट नहीं किया, भाई उसने उतना प्रयास नहीं लगाया। दूसरा, वेग गेंद पर लगाए गए बल के समानुपाती है, ये बोला कि जो वेग है वो बल के समानुपाती है। तीसरा बोल रहा है, गेंद पर गति की दिशा के विपरीत दिशा में एक बल कार्य कर रहा है, ठीक है, गेंद की दिशा के विपरीत दिशा में एक बल कार्य कर रहा है। गेंद पर कोई असंतुलित बल कार्यरत नहीं है, अतः गेंद विरामावस्था में आने के लिए प्रयासरत है। तो देखिए, अब जब कोई भी वस्तु गति कर रही है वो तभी रुकेगी या उसकी वेग तभी धीमा होगा जब उस पर कोई बल लग रहा होगा, वो भी मान लो कि उसका वेग इस दिशा में है, उसके विरुद्ध दिशा में, तो यहां पर विरुद्ध दिशा में एक घर्षण का बल लग रहा है जिसकी वजह से ये रुक जाता है। तो यहां पर अगर आप इसका उत्तर देखोगे तो ये उत्तर कौन सा आएगा इसका, कि गेंद पर गति की दिशा में विपरीत एक बल कार्य कर रहा है, यानी कि सी वाला। तो आंसर आपका हो गया है सी, ठीक है, तो ये सी आपका आंसर है। अगला प्रश्न देखिए। तो अब अगला प्रश्न हमको दे रखा है कि 5वां, एक ट्रक विरामावस्था से किसी पहाड़ी से नीचे की ओर नियत त्वरण से लुढ़कना शुरू करता है, नियत त्वरण से नीचे की तरफ लुढ़क रहा है। यह 20 सेकंड में 400 मीटर की दूरी तय कर रहा है। 20 सेकंड में, पहले वो विरामावस्था था तो 20 सेकंड में 400 मीटर की दूरी तय कर ली है, तो इसका त्वरण ज्ञात करना है, ठीक है। अब अगर इसका द्रव्यमान 7 टन है तो इस पर लगने वाले बल की गणना भी करनी है, और 1 टन हमको दे रखा है 1000 किलो होता है। तो अब इसमें क्या क्या चीजें हमको दे रखी हैं वो देखिए। तो हमको क्या क्या दे रखा है कि पहले तो वो विरामावस्था में है, यानी कि प्रारंभिक वेग, यानी कि जिसको हम किससे बताते हैं, यू से, ये कितना दे रखा है 0।
ये रुका हुआ 0 मीटर प्रति सेकंड। अब 20 सेकंड में इसने समय कितना लिया है, समय 20 सेकंड। तो 20 सेकंड में कितनी दूरी की है, तय 400 मीटर। तो विस्थापन इसका कितना है, s 400 मीटर। तो अब ये क्या बोल रहा है कि हमको इसका त्वरण बताने को, कि इसका त्वरण कितना है, त्वरण a। तो अब अगर आप देखोगे कि त्वरण के लिए हमारे पास फॉर्मूले हैं, 3 फॉर्मूले हैं, तो उसमें से ये तीनों चीजें किसमें आती हैं, तो आपके पास दूसरा वाला एक इक्वेशन आपने देखा है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जिसमें a त्वरण है, s हमको दिया गया है 400, u हमको 0 दिया है, 0 गुणा 20 धन 1/2 त्वरण हमको निकालना है, और समय कितना दिया हुआ है 20, तो 20 का वर्ग। तो अब ये वाली चीज हमारी 0 हो गई है, तो ये 2 इधर गुणा हो जाएगा। देखिए अब आपके पास बचा 400 बराबर 1/2 गुणा a। अब 20 का वर्ग करोगे तो 20 गुणा 20 400। अब a निकालना है, 2 इधर गुणा हो जाएगा, 400 बटे हो जाएगा, तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 400 गुणा 2 बटे में 400। तो ये दोनों कट हो गया, तो बचा कितना आपका 2 मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर। तो ये आपका क्या आया यहाँ पर, त्वरण। तो अब यहाँ पर हमको दूसरी चीज क्या बोल रहा है ये निकालने को, कि बल कितना लगेगा। तो अब बल क्या होता है आपका, द्रव्यमान गुणा त्वरण। तो अगर हम उसको यहां पे निकालें तो अगले पेज में इसको करते हैं, इसमें जगह नहीं है। तो अब यहां पर हम त्वरण निकाल चुके हैं कि त्वरण हमारा कितना आया है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब बल, बल क्या होता है आपका, F बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण। अब द्रव्यमान कितना दिया है इसका, 7 टन, तो m इज इक्वल टू क्या दिया है, 7 टन। तो 1 टन में कितना है, 1000, तो ये कितना हो जाएगा, 7 गुणा 1000, इतना क्या, किलोग्राम। ये हो गया। अब दोनों चीजें हमको पता है, बल मिल जाएगा, द्रव्यमान 7 गुणा 1000 गुणा त्वरण कितना है 2, तो 7 दूनी 14 और 1000 14,000 न्यूटन। ये हो गया हमारा बल। अगला सवाल, कि छठा सवाल है आपका, 1 किलोग्राम के एक पत्थर को यहां पर 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से झील की जमी हुई सतह पर फेंका जाता है। ठीक है, झील की जमी हुई सतह पर फेंक रहे हैं। पत्थर 50 मीटर की दूरी तय करने के बाद रुक जाता है, तो पत्थर और बर्फ के बीच लगने वाले घर्षण बल की तुलना करें। तो जब भी आपको बल निकालना है तो आपको पता है बल का फॉर्मूला F इज इक्वल टू m इंटू a, द्रव्यमान गुणा त्वरण। तो तुमको त्वरण निकालना है, द्रव्यमान दे रखा होता है। तो अब यहां पर देखो कि आपको क्या क्या चीजें दे रखी हैं। तो एक पत्थर है, उसको 20 मीटर प्रति सेकंड से फेंक रहे हैं, तो प्रारंभिक वेग मतलब u दे दिया है 20 मीटर प्रति सेकंड। दूसरा क्या दे दिया है कि वो 50 मीटर के बाद रुक जाता है, मतलब फाइनल अंतिम वेग 0 दे दिया है। प्रारंभिक वेग u, अंतिम वेग v। कितनी दूरी तय की, s कितना है 50 मीटर। तो हमको क्या निकालना है, त्वरण। अब देखो ये 4 चीजें कौन से फॉर्मूले में आती हैं, तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as इसमें आता है। v 0 है, माइनस u क्या है 20 का वर्ग बराबर 2 गुणा त्वरण निकालना है, दूरी कितनी ली है इसने 50 की, तो a, तो ये बटे हो जाएगा, ये 0 का स्क्वायर, तो माइनस 400 बराबर 50 दूनी 100, 100, तो 100 a हो गया। अब ये 100 a, तो a त्वरण a इज इक्वल टू कितना आएगा, माइनस 400 बट्टे में 100, तो ये 2 0 कट हो गए, तो कितना आया त्वरण, -4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब माइनस है मतलब क्या हो रहा है, ये धीरे धीरे इसका वेग कम हो रहा है, इसीलिए ये माइनस आया है। तो अब इसका मतलब है कि उस पत्थर पर जो बल त्वरण है वो उसकी वेग की विरुद्ध दिशा में है, जो उसके वेग को कम कर रहा है। बल निकालना है तो बल F, मास दिया हुआ 1 किलो और त्वरण कितना है -4, तो 4 गुणा 1, तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा
-4 न्यूटन। अब माइनस का मतलब है कि आपका पत्थर इस दिशा में जा रहा था और घर्षण बल लग रहा है यहाँ पर 4 न्यूटन का इस दिशा में, इसीलिए माइनस आया है। अगला सवाल, 7वां प्रश्न है कि एक 8000 किलोग्राम का रेल इंजन है तो ज्यादा ही भारी होगा, इंजन प्रति 2000 किलोग्राम द्रव्यमान वाले 5 डब्बे हैं, तो 2000 के 5 डब्बे है को सीधी पटरी में खींच रहा है भाई, जो ला खींच रहा है। यदि इंजन 40,000 न्यूटन का, बहुत ज्यादा बल चाहिए इसके लिए, 40,000 न्यूटन का बल आरोपित कर रहा है तथा यदि पटरी 5,000 न्यूटन का घर्षण भी लग रहा है भाई पटरी की वजह से, तो ज्ञात क्या करना है, त्वरण कितना होगा तथा रेल का त्वरण, नेट त्वरण बल कितना, नेट त्वरण बल कितना है जो त्वरण पैदा कर रहा है वो बताना है, और दूसरा रेल का त्वरण कितना है ये बताना है। तो अब यहां पर अगर आप देखोगे तो कुछ इस तरह से स्थिति है कि जहां पर एक इंजन है ये, और ये जो इंजन का जो फोर्स लग रहा है वो हमको कितना दिया हुआ है, 40,000 न्यूटन, 40,000 न्यूटन, और कुल घर्षण मतलब ये सब टोटल घर्षण मिला के सबका, इंजन का भी, यह कितना है आपका 5,000, ठीक है 5,000 न्यूटन। तो अब नेट कुल बल की बात करें जो त्वरण पैदा करेगा, तो ये 40,000 आगे की तरफ है, 5,000 पीछे है, तो नेट त्वरण बल कितना हो जाएगा, नेट त्वरण बल ये हो गया आपका 40,000 माइनस 5,000, तो ये कितना है आपका 35,000 न्यूटन। तो ये पहला वाला हुआ नेट त्वरण बल। अब निकालना त्वरण। अब त्वरण निकालने के लिए हमको बल पता है, ठीक है, तो अब बी वाला बल F इजिकल टू क्या होता है ma, तो यहां से त्वरण क्या आएगा F अपॉन m, ठीक है, त्वरण इजिकल टू F बटे में m। तो हमने फोर्स निकाल लिया है 35,000 न्यूटन है। अब देखते हैं कि इसका टोटल द्रव्यमान कितना है, तो द्रव्यमान के लिए हमको क्या दिया हुआ है, इसका 8,000 है, 8,000 ये हो गया। अब ये सारे के सारे कितने हैं 2,000 के, ठीक है, 2,000 का 1 2 3 4 5, तो 5 दूनी 10, ये 10,000 हो गया, और आपका इंजन भी है, ठीक है, तो इंजन का भी उसमें जुड़ जाएगा, तो टोटल हो गया आपका 18,000, ठीक है। तो अब इसमें हम बल निकाल लेते हैं, तो इसको अगले पेज पे देख लेते हैं। तो अब हमारे पास यहां पर हमको निकालना है त्वरण। त्वरण होता है F बटे में m, द्रव्यमान। तो F टोटल आपका आया है 35,000, ठीक है 35,000, और बटे में आपका आया है कितना 18,000। तो ये कट हो जाएगा, 0 0 सारे गए, 18 बटे 35, तो 18 दूनी 36 होता है, तो 35 2 से थोड़ा कम होगा, इसको आप कर सकते हो 1.94 आएगा मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर। तो ये हो गया आपका त्वरण। अगला प्रश्न है 8वां। एक गाड़ी का द्रव्यमान हमको 1500 किलोग्राम दिया है। यदि गाड़ी को 1.7 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के ऋणात्मक त्वरण से अवमंदन, ठीक है, अवमंदन मतलब धीरे धीरे उसका वेग कम होता रहेगा समय के साथ, जैसे जैसे वो आगे चल रहा है, के साथ विरामावस्था में लाना है, तो गाड़ी तथा सड़क के बीच लगने वाले बल कितना होगा। तो फिर वही बात, बल वाली बात आ गई। तो बल क्या होता है F इजिकल टू m इंटू ए, त्वरण। तो यहां पर मास हमको दे रखा है 1500, हमको क्या निकालना है त्वरण। क्या दिया हुआ है कि यहां पर बोला गया है कि जो है उसका मास जो है कितना है 1500 किलोग्राम, और त्वरण कितना दिया है a। अब क्योंकि ये अवमंदन है, ऋणात्मक है, तो क्या हो जाएगा -1.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमको बल निकालना है, तो सीधे सीधे दोनों चीजें दे रखी हैं, गुणा ही करना है भाई, और कुछ करना है नहीं इसमें। 1500 गुणा 1.7, तो अब 1500 गुणा 1.7 तो तुम लोग कर ही लोगे, पर ध्यान रहे 1.7 माइनस में है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा माइनस आपका
2.550 न्यूटन। ठीक है, जैसे वस्तु गाड़ी आपका सीधे जा रही है ऐसे, ठीक है, ये गाड़ी है तो यहां जा रही है, तो अब आपका घर्षण या बल, ब्रेक की वजह से जो भी आप फोर्स लगाओ, ये पीछे की तरफ लगेगा, तभी तो धीरे धीरे गाड़ी रुकेगी भैया। अगला सवाल 9वां है कि किसी m द्रव्यमान की वस्तु जिसका वेग क्या है v है, का संवेग कितना होगा। अब संवेग का तो हमने डायरेक्ट फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कि संवेग p इजिकल टू क्या होता है, द्रव्यमान गुणा वेग, m इंटू v। तो अब यहां से देख लो कौन सा उत्तर आपको सही लग रहा है, तो जो आपको उत्तर सही लग रहा है वही उत्तर सही है। अगला सवाल, तो अगला सवाल है 10वां, एक लकड़ी के बक्से को 200 न्यूटन बल लगाकर उसे नियत वेग से फर्श पर धकेलते हैं। नियत वेग से, वेग बढ़ नहीं रहा भैया, नियत वेग से बक्से पर लगने वाला घर्षण। तो अब देखो इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है आपको। जैसे एक बक्सा रखा हुआ है, अब बक्से पर आपने 200 न्यूटन का यहां से फोर्स लगाया है, बल लगाया है 200 न्यूटन का। अब जैसे ही बल लगाते हैं तो अगर ये असंतुलित बल होता तो वेग बढ़ता, ठीक है, वेग इसका धीरे धीरे बढ़ता। अब यहां पर क्या है, ये बोल रहा है कि नियत वेग से चल रहा है, वेग बढ़ भी नहीं रहा, घट भी नहीं रहा है, तो इसका मतलब बल क्या होगा यहाँ पे, संतुलित। तो इसका मतलब सामने से कोई तो बल लग रहा होगा जो भी क्या होगा 200 न्यूटन का, तो जिसकी वजह से ये एक नियत यानी कि कांस्टेंट वेग से आगे बढ़ रहा है। तो यही तो होता है, यही तो मैं बता रहा हूं आपको कि बल का काम, जब बल किसी में नेट फोर्स कुछ आ रहा है, आपका नेट फोर्स 0 नहीं है, तो नेट फोर्स अगर आएगा तो वो वेग को या तो कम करेगा या बढ़ाएगा। ठीक है, अगर उसके वेग की दिशा में होगा तो बढ़ाएगा वेग को, उल्टी दिशा में होगा तो घटाएगा। तो यहाँ पे ना बढ़ रहा है ना घट रहा है, मतलब नेट फोर्स आपका कितना है, 0 है, नेट। तो नेट 0 का मतलब हुआ कि यहां से अगर हम 200 लगा रहे हैं तो सामने से कोई तो 200 लगा रहा होगा, तो वो कौन है लगाने वाला, वो है आपका घर्षण। तो यहां पर घर्षण का बल कितना हो गया, 200 का न्यूटन। अगला प्रश्न, तो अब इसमें अगला प्रश्न है हमारा, तो गति के तृतीय नियम के अनुसार जब हम किसी वस्तु को धक्का देते हैं, सही बात, तो वस्तु उतने ही बल के साथ हमें भी विपरीत दिशा में धक्का देती है। तीसरा नियम बोलता है आप जितने जोर से दीवार को धक्का दोगे, दीवार भी आपको धक्का देगी, सही बात है। यदि वह वस्तु एक ट्रक है जो कि सड़क के किनारे खड़ा है, संभवतः हमारे बल आरोपित करने पर भी गतिशील नहीं हो पाया। एक विद्यार्थी ने इसे सही साबित करते हुए कहा, मतलब एक ट्रक है भारी सा, उस पर फोर्स लगा रहे हैं, बल लगा रहे हैं, वो अपनी जगह से हिल नहीं रहा है भैया। अब एक विद्यार्थी ने इसको सही बताया कि दोनों बल विपरीत दिशा में बराबर हैं जो एक दूसरे को निरस्त यानी कैंसिल कर दे रहे हैं। तो बताइए क्या ये सही बोल रहा है, तो भैया एकदम सही बोल रहा है। देखिए भारी सा ट्रक है, बहुत भारी, और अब अगर ये बहुत भारी है तो यह बहुत ज्यादा घर्षण भी बनाएगा, स्थितिक घर्षण, स्टैटिक फ्रिक्शन। मतलब अगर आप यहां से बल लगा रहे हो, ठीक है, आपने बल लगाया, कितना बल लगा लोगे, छोटा सा, थोड़ा सा फोर्स लगाओगे तो उतना ही ये क्या करेगा, सामने से घर्षण लगा देगा। जैसे आपने 1000 न्यूटन का फोर्स लगाया तो इसके पास इतना ज्यादा फ्रिक्शन फोर्स है कि यह भी सामने से 100 हो गया, 1000 कर तो यार 1000, तो ये भी सामने से क्या लगा देगा, 1000 न्यूटन। तो आपने 1000 लगाया, उसने 1000 लगाया, तो ट्रक पे, मतलब ये ट्रक पे कौन फोर्स लगा रहा है, तो जमीन लगा रही है नीचे से, तो ट्रक पे नेट फोर्स कितना होगा, 100 आपने लगा दिया, ठीक है, बाहर से 100 जमीन से लग गया घर्षण का, तो नेट फोर्स इस पे कितना हो गया, 0। तो जिसकी वजह से ये अपनी जगह से नहीं हिल पा रहा है, एकदम बात सही है इसकी। अगला सवाल, तो अगला सवाल है आपका, 200 ग्राम द्रव्यमान की एक हॉकी की गेंद 10 मीटर प्रति सेकंड से गति कर रही है, ठीक है, 200 ग्राम की है, 10 मीटर प्रति सेकंड से। यह एक हॉकी स्टिक से इस प्रकार टकराती है कि वह 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से अपने प्रारंभिक मार्ग पर वापस लौटती है। जैसे कि 10 मीटर प्रति सेकंड से जा रही थी, हॉकी से टकराई, टकराने के बाद थोड़ी उसकी जो वेग था, उसकी जो गति थी
उसके पास जो ऊर्जा थी वो थोड़ी खर्च हो गई है, बाकी बचे 5 से वापस आ रही है। तो हॉकी स्टिक द्वारा आरोपित बल तथा हॉकी की गेंद में आए संवेग परिवर्तन की परिमाण का परिकलन हमको करना है। ठीक है, तो अब प्रश्न क्या बोल रहा है, प्रश्न को समझिए। पहले हॉकी की एक गेंद है जिसका द्रव्यमान हमको दे रखा है 200 ग्राम, ये जारी है आपका 10 मीटर प्रति सेकंड से। तो गई यहां पर एक हॉकी की स्टिक है। ठीक है, हॉकी की स्टिक को हम कैसे बनाए, ये ऐसा बना देते हैं हॉकी की स्टिक, ये बढ़िया, ये बढ़िया, इससे जाके टकराई, टकराने के बाद ये उसी दिशा में वापस आ गई है 5 मीटर प्रति सेकंड से, ये बोल रहा है। तो अब ये क्या बोल रहा है कि हॉकी की स्टिक द्वारा इस पर कितना बल लग रहा है उसको बताना है, और संवेग में परिवर्तन कितना आया है वो भी बताना है हमको। तो अब यहां पर जो है हमको ये निकालना है कि हमको बल की तुलना नहीं करनी है, बल नहीं निकालना है। यहाँ पर हमको क्या निकालना है कि इस हॉकी के द्वारा जो बल लग रहा है इसके संवेग में कितना परिवर्तन कर रहा है। तो प्रारंभिक संवेग निकालेंगे पहले। संवेग क्या होता है पहले तो इसका फॉर्मूला, तो संवेग P इजिकल टू क्या होता है, m इंटू वी, द्रव्यमान गुणा वेग। तो अब इसमें हमको वेग की दिशा का ध्यान रखना है। अगर हम इस दिशा को धनात्मक मान रहे हैं तो इसकी उल्टी दिशा को क्या मानेंगे, ऋणात्मक। तो प्रारंभिक वेग PI इसको मान लेते हैं, ये है आपका द्रव्यमान, इसका कितना है 200 ग्राम, 200, और इसको हम किस में बदल सकते हैं, आप चाहो तो ग्राम में रखो, आप चाहो तो इसको किलोग्राम में भी बदल सकते हो। तो 200 गुणा वेग इसका कितना है 10, तो ये कितना आएगा आपका 2000। तो अगर हम किलोग्राम में बदलें तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा, क्योंकि हमने ग्राम में ही रख रखा है इसको, तो हम लोग इसको लिखेंगे ग्राम मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, अब अंतिम वेग यानी कि फाइनल PF ले लो इसको, तो ये द्रव्यमान तो उतना ही है 200 गुणा वेग अब क्या हो गया है आपका 5, पर ये दिशा भी बदल गई है इसकी, तो इसको लिखेंगे -5। तो ये कितना आएगा आपका 5 दूनी 10, यानी कि -1000 ग्राम मीटर प्रति सेकंड। अब वेग में परिवर्तन, संवेग में परिवर्तन, तो संवेग में परिवर्तन इसको हम लोग लिखते हैं डेल्टा P यानी कि चेंज, डेल्टा यानी कि चेंज। तो ये होगा आपका अंतिम माइनस प्रारंभिक। तो अंतिम कितना है -1000 और प्रारंभिक कितना है -2000। प्रारंभिक धन है, मतलब ये माइनस तो इसका है फॉर्मूले का 2000, तो ये कितना आएगा, माइनस माइनस जुड़ जाएगा, तो ये -3000 आ गया, 3000 ग्राम मीटर प्रति सेकंड। आप इसको जो है किलोग्राम में भी बदल सकते हो, 1000 से भाग देके। ठीक है, अगला सवाल। तो अगला सवाल है आपका 10 ग्राम द्रव्यमान की एक गोली सीधी रेखा में 150 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चलकर एक लकड़ी के गुटके से टकराती है। ठीक है, एक लकड़ी के गुटके से टकराती है और 0.03 सेकंड के बाद रुक जाती है। तो गोली लकड़ी को कितनी दूर तक भेदेगी ये हमको बताना है। ठीक है, लकड़ी के गुटके द्वारा गोली पर लगाए गए बल के परिणाम की भी गणना करनी है हमको। तो अब हमको क्या दिया गया है कि एक इस तरह से एक लकड़ी है, लकड़ी का टुकड़ा। अब यहां पर एक गोली, जिसकी यहां से ये गोली जा रही थी 150 मीटर पर सेकंड, जब ये इसमें घुसना शुरू करी तो उस समय में उसका वेग कितना था 150 मीटर प्रति सेकंड। अब यह इसके अंदर कितनी दूर तक जाती है, 0.03 सेकंड के बाद ये रुक जाती है। तो समय हमको दे रखा है, कुछ दूर तक गई है, ये टाइम लगा 0.03 सेकंड, तो रुक गई। तो अब हमको क्या बताना है कि यह कितनी दूर तक गई है, पहले तो ये बताना है S। ठीक है, और दूसरा हमको ये बताना है कि कितना बल लगा। तो इसके लिए हमको, चाहे हमको दूरी निकालनी हो चाहे हमको बल निकालना, तो सबसे पहले तो त्वरण निकालना पड़ेगा। तो क्या क्या चीजें दे रखी है हमको, U दे रखा है, U कितना दिया हुआ है 150 मीटर प्रति सेकंड। आखिरी में वो रुक जाती है, तो फाइनल क्या दिया हुआ है 0 मीटर प्रति सेकंड। समय क्या दे रखा है T दिया हमको
0.03 सेकेंड, और हमको निकालना है s। ठीक है, पहले त्वरण निकाल लेते हैं। तो त्वरण यहां से मिल जाएगा आपको। त्वरण a क्या होता है? चेंज इन वेग, वेग में परिवर्तन की दर। तो फाइनल वेग माइनस इनिशियल, मतलब अंतिम वेग में से प्रारंभिक वेग को घटाओ बटे में समय। तो अंतिम वेग कितना है आपका? 0। प्रारंभिक वेग कितना है? 150 बटे में आपको क्या करना है? 0.03। तो ये उत्तर कितना आ जाएगा? -150 बटे 0.03। अब चाहते हो आप नीचे 3 हो जाए तो ऊपर कितना करना पड़ेगा? 100, क्योंकि दशमलव हट जाएगा। तो -150 गुणा 100 बटे में 3। ठीक है, अब 3 से इसको भाग दे दो। 3 पंचे 15 और ये -50 गुणा 100, तो कितना हो गया? 5000। तो -5000 मीटर प्रति सेकंड का फर्क, ये क्या हुआ? इसका त्वरण हो गया। अभी माइनस में क्यों आया है? क्योंकि ये फ्रिक्शन है, ये घर्षण है, धीरे धीरे रुक रही है, इसीलिए। अब हमको क्या निकालना है? एस निकालना है। तो एस निकालने के लिए आप या तो दूसरे फॉर्मूले या तीसरे, दो में से किसी का भी उपयोग कर सकते हो। तो अगर हम लोग बात करें एस निकालने की, तो एस के लिए हम लोग क्या यूज कर सकते हैं? तीसरा वाला निकाल लेते हैं कि v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा तुम्हारा 2as। ठीक है, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो v स्क्वायर फाइनली ये 0 है, रुक जा रहा है। यू स्क्वायर, तो यू स्क्वायर आपका क्या है? 150 का वर्ग बराबर, तो 2 गुणा ए कितना त्वरण हमने निकाल रखा है? -5000 गुणा एस हमको निकालना है। तो एस निकालना है, देखो ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो ये बटे में चला जाएगा। तो एस इज इक्वल टू 150 का वर्ग, तो 150 गुणा 150 बटे में 2 गुणा 5000। तो 2 गुणा 5000 करोगे तो कितना आएगा? 10,000। तो 10,000, तो ये 2 0 कट हो गए, ये 2 0 कट हो गए। तो 15 गुणा 15, तो 15 गुणा 15 आप करोगे तो आएगा आपका 225 बटे में 100। तो 0.2 अंक दर 2.25 मीटर, तो इतना मीटर तक ये जा पाएगा। अगला क्या बोल रहा है कि गुटके पर कितना बल लग रहा है। बल क्या होता है आपका? m × a। तो द्रव्यमान हमको पता है 10 ग्राम और त्वरण भी उसका पता है। तो अब दोनों को गुणा करके बल निकाल लेंगे। जगह नहीं है, अगले पेज में देखते हैं। तो अब इसमें हमने त्वरण निकाल लिया है। m दे रखा है हमको 10 ग्राम, और 10 ग्राम को, क्योंकि त्वरण हमारा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में है, जो कितना है? a इक्वल टू -5000 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो इसको किलोग्राम में बदल दो, तो 10 बटे 1000 किलोग्राम। तो अब बल, तो बल F इज इक्वल टू क्या होता है आपका? मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, F बल इज इक्वल टू ma। तो m कितना है आपका? 10 बटे में 1000 गुणा त्वरण माइनस 5000। तो ये कितना आएगा? 0 से 0 कट हो गया, ये 0 से ये 0 गया, ये 0 से ये 0 गया। तो 5.50, तो कितना आया? 50 पर माइनस का -50 न्यूटन, क्योंकि ये किधर लग रहा है आपको? विरुद्ध दिशा में लग रहा है, इसीलिए। अगला सवाल, प्रश्न है अब 14वां प्रश्न। तो यहां पर बोला गया है कि एक वस्तु जिसका द्रव्यमान हमको दिया हुआ है 1 kg है, 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से एक सीधी रेखा में चल रही है। तो चलते हुए वह विरामावस्था में रखे 5 किलोग्राम द्रव्यमान के एक लकड़ी के गुटके से टकराती है। वो विरामावस्था में था, ये गति में जाके उसे टकरा जाती है। उसके बाद दोनों साथ साथ उसी सीधी रेखा में गति करते हैं। तो संघट्ट के पहले तथा बाद के कुल संवेग की गणना करनी है। तो आपस में जुड़े हुए संयोजन के वेग की भी गणना हमको करनी है। तो अब यहाँ पर हमको क्या दे रखा है कि यहाँ पर एक वस्तु है जो कि 1 kg की है, और यह सीधे सीधे जा रही है 10 मीटर प्रति सेकंड। और यहाँ पर एक दूसरी वस्तु है, यह जो है आपका 5 किलो की है, पर यह अभी रुकी हुई है। ठीक है, विराम अवस्था में है, ये 0 है। अब इनके बीच में टक्कर होती है। तो टक्कर होने के बाद अब यह दोनों साथ में किसी वेग से आगे चल रहे हैं, वो v डैश है, 1 किलो और 5 किलो।
तो अब यहाँ पर जो इनके बीच में टक्कर हो रही है तो यह क्या है, इसका आंतरिक बल है। तो अगर जब तक कोई बाह्य बल नहीं लगता है तो सिस्टम का, यानी कि इन दोनों के सिस्टम का जो संवेग होगा, कुल संवेग टकराने से पहले और टकराने के बाद का कांस्टेंट रहेगा, उतना ही रहेगा जो टकराने से पहले है। तो टकराने से पहले का संवेग निकालते हैं हम लोग, टकराने से पहले। तो संवेग कितना हो जाएगा, P टकराने से पहले P1 ले लो तो ये हो जाएगा m1v1 प्लस m2v2। संवेग होता है मास इंटू वेलोसिटी, तो m1 तो 10 गुणा 1, यानी कि वेलोसिटी आगे लिख दिया, द्रव्यमान पीछे लिख दिया, 1 गुणा 10 या 10 गुणा 1, प्लस दूसरे का द्रव्यमान 5 और टकराने से पहले वो क्या है, रेस्ट पे है, चल नहीं रहा है, तो 0, तो ये 0 हो गया। तो ये आपका 10 गुणा 1 10 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। अब क्योंकि यहाँ पर कोई भी जो है बाह्य बल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये टकरा रहे हैं, आपस में बल लगा रहे हैं, तो क्या होगा, आपका संवेग का संरक्षण होगा। तो संवेग के संरक्षण की वजह से, संवेग का संरक्षण क्यों हो रहा है, क्योंकि कोई भी बाह्य F एक्सटर्नल यहां पर कितना है, 0 है। तो जो प्रारंभिक संवेग था वही बाद का होगा, यानी कि प्रारंभिक बराबर बाद का फाइनल। तो पहले कितना है 10, तो बाद में भी कितना रहेगा 10। अब ये क्या बोल रहा है कि जब ये दोनों साथ में चल रहे हैं बाद में, तो तब इसका वेग कितना होगा। तो अब इनका संवेग कितना है 10, ठीक है। तो अब संवेग कितना होगा इसका, अब दोनों साथ में चल रहे हैं तो संवेग कितना होगा इसका, m1 प्लस m2, दोनों साथ में चल रहे हैं, m1 प्लस m2 इंटू वी डैश। ये कितना निकाल लिया हमने, ये 10 है, क्योंकि बाद में भी संवेग उतना ही है, पर दोनों साथ में चल रहे हैं तो अब पूरा संवेग दोनों का साथ में। तो m1 और m2 आपको दे रखा है 1 और 5, ये हमको निकालना है वी डैश, तो ये कितना है 10, तो 5 और 1 कितना हो गया तुम्हारा 6, ठीक है। तो अब ये उत्तर कितना आएगा तुम्हारा वी डैश, यहाँ पे निकाल लेते हैं, दिख रहा है आपको, वी डैश इज इक्वल टू 10/6 मीटर प्रति सेकंड। आप चाहो तो इसको भाग कर सकते हो, तो 1.66 मीटर प्रति सेकंड। आपको अगर चीजें समझ आ रही हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगला देखते हैं क्वेश्चन 15वां। तो 100 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु का वेग समान त्वरण से चलते हुए 6 सेकंड में 5 मीटर प्रति सेकंड से 8 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। तो वेग क्या हो रहा है, 6 सेकंड में 5 से 8 हो गया। वस्तु के पहले और बाद के संवेग की गणना करें, तो उस बल के परिणाम की भी गणना करें जो वस्तु पर आरोपित है। तो पहले कितना वेग है और बाद में कितना वेग हमको दिया हुआ है, संवेग बताना है हमको। तो प्रारंभिक संवेग Pi ले लेते हैं इसको, तो m इंटू u, ठीक है, प्रारंभिक वेग u। तो द्रव्यमान कितना दिया हुआ है इसका 100, और प्रारंभिक वेग कितना दिया हुआ है आपको 5 मीटर प्रति सेकंड, तो ये कितना हो जाएगा 500 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। उसी के बाद फाइनल, तो mv, तो फाइनल में कितना है आपका वेग 8 हो गया है, द्रव्यमान तो वही रहेगा, तो 100 गुणा में 8, तो ये हो जाएगा 800, तो 800 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। अब हमसे क्या पूछा गया है यहाँ पर कि बल की तुलना करो, बल कितना होता है। अब बल के लिए आप न्यूटन का दूसरा नियम याद करो। तो बल क्या होता है, संवेग में परिवर्तन की दर। तो m v माइनस यू बटे में t, आपने ये पढ़ा हुआ दूसरा फॉर्मूला, दूसरा नियम उसका, संवेग में परिवर्तन। तो संवेग में परिवर्तन होने में कितना समय लगा है, तो अंतिम आप इसको ये भी लिख सकते हो mv माइनस mu बटे में t। तो यही क्या होता है आपका बल। तो अंतिम संवेग हमने निकाल रखा है 800, प्रारंभिक हमने निकाल रखा है 500, और बटे में समय हमको दिया हुआ है 6। तो 800 में से इसको घटा दो 500 को, तो 5 3 8 कितना हो गया 300, 300 बटे में 6, तो ये कितना होगा 6 पंचे 30, तो 50 न्यूटन। तो बल कितना लग रहा है उस पे
50 न्यूटन लग रहा है, जिसकी वजह से उसका जो वेग है वो 6 सेकंड में 5 मीटर प्रति सेकंड से कितना हो गया है, 8 मीटर प्रति सेकंड। अगला सवाल इसमें जो यहां पर दिया हुआ है हमको कि अख्तर, किरण और राहुल किसी राजमार्ग पर बहुत तीव्र गति से चलती हुई कार में सवार है। अचानक उड़ता हुआ एक कीड़ा आता है और गाड़ी के सामने के शीशे से टकराया और वह शीशे से चिपक गया। कीड़ा आया और गाड़ी के शीशे से वह टकरा के चिपक गया है। अब अख्तर और किरण इस स्थिति पर विवाद करते हैं कि वे क्यों टकराया, क्या हुआ। तो किरण का मानना है कि कीड़े के संवेग परिवर्तन का परिमाण कार के संवेग परिवर्तन के परिमाण की अपेक्षा बहुत अधिक है। तो अब देखो, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में ही पढ़ा कि जब दो वस्तुएं टकरा रही हैं तो वहां पर क्या होता है, दोनों का संवेग में जो परिवर्तन है वह क्या होगा, आपका बराबर होगा। जितना उसका संवेग में परिवर्तन होगा उतना ही उसके भी संवेग में परिवर्तन होगा। किरण का मानना क्या है, यहाँ पे गलत हो गया। अब दूसरा, क्योंकि कीड़े के वेग में परिवर्तन का मान कार के वेग में परिवर्तन के मान से बहुत अधिक है, ये उसका मानना है। दूसरा, तो अब दूसरी चीज यहां पर क्या दिया गया है कि अख्तर ने कहा कि चूंकि कार का वेग बहुत अधिक है, अतः कार के ने कीड़े पर बहुत अधिक बल लगाया। ठीक है, तो अब जब दो चीजें टकराती हैं तो न्यूटन का तीसरा नियम याद कीजिए। तो एक वस्तु जितने पर दूसरा फोर्स लगाती है उतना ही दूसरा पहले पे लगा रहा है, तो फोर्स तो बल यानी दोनों पे बराबर लग रहा है, तो ये भी गलत बोल रहा है। ठीक है, अब तीसरा, राहुल ने एक नया तर्क देते हुए कहा कि कार तथा कीड़े दोनों पर बल समान लगा हुआ है। ये बात बिल्कुल सही है, समान बल लगा हुआ है, दोनों के संवेग में बराबर परिवर्तन हुआ है, ये भी बात एकदम सही है। जब दोनों टकरा रहे हैं तो टकराने पर एक समान बल लगेगा और संवेग में परिवर्तन भी एक समान होगा। पर वह चिपक क्यों गया, क्योंकि उसका द्रव्यमान बहुत कम है रे बाबा, द्रव्यमान। तो देखो, दोनों के संवेग में परिवर्तन एक जैसा होना है, जितना कीड़े का उतना ही कार का। तो ये कीड़ा सी और नहीं, कीड़ा के मान लो और कार का सी मान लो। ठीक है, अब क्योंकि कार का द्रव्यमान बहुत अधिक है तो उसके वेग में परिवर्तन क्या होगा, बहुत ही कम, पता ही नहीं चलेगा वेग में परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ है। पर कीड़े का द्रव्यमान बहुत ही कम है तो वेग में बहुत ज्यादा परिवर्तन हो जाएगा उसका, तो जिसकी वजह से वो गाड़ी पर चिपक जाता है। बाकी संवेग में परिवर्तन और वो एक दूसरे पर जो फोर्स लगा रहे हैं, जो बल लगा रहे हैं, वो दोनों बराबर है। ठीक है, तो यहां पर ये जो राहुल है ये एकदम सही बात बोल रहा है। बढ़िया, अगला सवाल। तो आखिरी प्रश्न है अब यहां पर कि एक आपको 10 किलोग्राम की घंटी, ठीक है, एक 10 किलोग्राम द्रव्यमान की घंटी 80 सेंटीमीटर की ऊंचाई से फर्श पर गिर गई आ रहा है। इस अवस्था में घंटी द्वारा फर्श पर स्थानांतरित संवेग के मान की गणना कीजिए। मतलब घंटी गिरी, जो उसका संवेग था उसने क्या दे दिया, फर्श को दे दिया, और खुद जो है वो रेस्ट पे आ गई है, रुक गई है। तो अब यहां पर घंटी कितनी दूरी से गिर रही है, ये 80 सेंटीमीटर की ऊंचाई से, 80 सेंटीमीटर। यहां पर जब ये नीचे की तरफ गिरना शुरू हुई थी तब उसका वेग 0 था, 80 सेंटीमीटर गिरी। और जब गिर रही है नीचे की तरफ, त्वरण कितना है इसका नीचे की तरफ, g, मतलब 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, गुरुत्वीय त्वरण, नीचे की तरफ गिर रही है। ठीक है, तो हमको क्या निकालना है अब यहां पर इसका वेग कितना। तो हमको क्या क्या दे रखा है, u दिया हुआ है, दूरी दे रखी है, विस्थापन s और त्वरण दे रखा है। तो हम यहाँ पर लगाएंगे v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। हमको क्या निकालना है, v स्क्वायर। तो v स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, घंटी गिर रही थी, शुरू हुई वहां से, 2 गुणा 10 गुणा s। तो s भी नीचे की तरफ है यहाँ पर और g भी नीचे की तरफ है, तो दोनों का चाहो तो ऋण ऋण लगा दो, s भी नीचे की तरफ और g भी नीचे की तरफ, तो बन तो ये धन ही जाएंगे। देखो, इसका भी ऋण, इसका भी ऋण, ऋण ऋण क्या हो गया, धन। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आया तुम्हारा, 8 दूनी 16 और 2 जीरो लग जाएंगे इसमें, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 1600 मीटर
सॉरी अभी तो वी स्क्वायर निकाला भैया, वी निकालना बाकी है। तो वी कितना हो जाएगा आपका, तो वी इज इक्वल टू रूट 1600। तो इसको बाहर करोगे तो 16 का कितना हो जाएगा 4 और 2 जीरो है तो 1 जीरो, 40 मीटर प्रति सेकंड। तो ये इसका वेग है। तो संवेग कितना हो जाएगा फिर, संवेग p क्या होता है m इंटू वी। तो m कितना है 10 गुणा 40, तो ये कितना आएगा 400। एक गलती हो गई रे बाबा, क्या गलती हुई, ये 80 सेंटीमीटर था और हमने क्या मान लिया इसको मीटर। तो क्या करेंगे इसको यहाँ पर, तो क्यों हम यहाँ पर सेंटीमीटर का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि देखो ये हमने 10 किस में लिया है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये भी मीटर में लेना पड़ेगा ना। तो इसको क्या करो बट्टे में 100, तो बट्टे में 100 करेंगे तो मीटर बन गया। तो यहाँ पर भी बट्टे में क्या हो जाएगा 100, तो ये क्या आएगा आपका 16। तो ये 1600 नहीं 16 आएगा। 16 को बाहर करोगे तो उसका वर्ग कितना हो जाएगा 4, ये 40 नहीं होगा, तो ये 4 होगा, तो 4 दशम कितना हो जाएगा 40। तो फाइनल उत्तर क्या आया 40 किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, तो अगर आपको चीजें समझ आई है अच्छे से लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।